हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये साइक्लो जो आया है ये साइकिल्स के लिए आया हुआ है, और ये ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज पार्टिकल्स के लिए ये लिखा हुआ है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इस बात को बताने के लिए कि चार्ज पार्टिकल्स को हम साइकिलिंग करेंगे, उनका मतलब रिवॉल्व कर करके उनकी एनर्जी को हम इंक्रीज करते हैं। ऐसी डिवाइस कहलाती है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन होता क्या है? तो साइक्लोट्रॉन मतलब ऐसी डिवाइस which is used to accelerate heavy, ये इंपॉर्टेंट बात है, heavy charged particles like proton, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इस तरह के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का एक तरीका और है। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर या पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर, वोल्टेज लगाकर भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। पर ये काम इसमें नहीं होता, इसमें साइकिलिंग करवाते हैं, उसको रिवॉल्व करवा कर उसकी एनर्जी को हम इंक्रीज करते हैं। तो मैं यहां बात कर रहा हूं लीनियर एक्सेलरेटर की। लीनियर एक्सेलरेटर कैसे बनाया जा सकता है? तो आप कुछ लेंथ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है इस लेंथ तक, और यहां यदि मैं किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रखूंगा तो उसके ऊपर फोर्स आएगा, और फोर्स आएगा तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। पर इस एंड पर पहुंचने के बाद, आगे बढ़ने पर उसके ऊपर फील्ड काम करना बंद होगी, फोर्स काम करना बंद होगा, तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेट होना बंद हो जाएगा उसका, यानी वेलोसिटी को एक लिमिट तक ही हम बढ़ा सकते हैं। अब यदि हम इसकी लेंथ और बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये कुछ दूर तक और एक्सेलरेट होगा, फिर एक्सेलरेट होना बंद होगा। इस तरह एक लीनियर एक्सेलरेटर की एक लिमिटेशन हो गई कि जिस लेंथ तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, केवल वहीं तक वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो पाएगा, और प्रैक्टिकली हम इस लेंथ को बहुत ज्यादा रख भी नहीं सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, लॉरेंज और लिविंगस्टोन। उन्होंने इस साइक्लोट्रॉन को इन्वेंट किया। कौन कौन? लॉरेंज। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं आपको, इसको याद रखें या ना रखें कोई जरूरी बात नहीं है। लॉरेंज और लिविंगस्टोन नाम के दो साइंटिस्ट ने ये डिवाइस बनाया 1932 में। इसमें हम लीनियर एक्सेलरेटर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी साइकिलिंग करवाएंगे। क्या क्या चाहिए हमको साइक्लोट्रॉन में? तो एक चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होनी चाहिए? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चाहिए होगी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से उस चार्ज पार्टिकल को बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेंगे। ये सब अभी डिटेल में समझ में आपको आएगा, पर यहां से कहानी शुरू होती है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करके बार बार इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही स्मॉल वैल्यू की होगी, पर बार बार क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी एनर्जी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में, ट्रांसम्यूटेशन में, ऐसे कई सारी जगहों पर हमको एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन करता क्या है? हेवी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है हाई एनर्जी तक, जिनका हम बाद में यूज करते हैं ट्रांसम्यूटेशन में, या जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल को
हम बम्बार्ड करते हैं गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर, हाई एनर्जी का अल्फा पार्टिकल होता है, तो वो एनर्जी उसको इम्पार्ट करता कौन है? इस तरह की मशीन। ऐसी और भी मशीन्स होती हैं, उनमें से एक ये है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल जब आपसे पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे? प्रिंसिपल यदि पूछते हैं कि किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, तो जो अभी मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि when a heavy charged particle is made to pass through a small electric field again and again. When a heavy charged particle is made to pass through a small electric field again and again with the help of strong magnetic field. ये सब कैसे होगा, ये अभी आगे समझ में आता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, then it acquires high energy। मतलब बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम साइक्लोट्रॉन को पढ़ेंगे कि इसमें होना क्या है। होना यह है कि किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हेवी चार्ज पार्टिकल को बार बार किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारना है। इस बात को ध्यान रखते हुए अब मैं इसका आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूं। तो जैसे घरों में हमारे पास में ऐसा एक डिब्बा होता है रोटी रखने का, वो शैलो वेसल होता है, उसमें हम रोटियां रखते हैं। वैसी आप वैसा इमेजिनेशन करो कि ऐसा कोई मेटालिक बॉक्स है, उसको यदि हम इस तरह से कट कर दें, बीच से उसको काट दें और काट कर और थोड़ा सा सेपरेट कर दें, तो आपको ये ऐसा दिखने लगेगा। बस ठीक इसी तरह की इसमें मैं इसका कंस्ट्रक्शन आपको समझा रहा हूं। तो साइक्लोट्रॉन में इसी तरह के दो हॉलो मेटालिक, मेटल का होना बहुत जरूरी है, हॉलो मेटालिक इवैक्यूएटेड, मतलब इसके अंदर जो गैस है या तो वो बहुत लो प्रेशर पर होगी, जैसे 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ Hg, या फिर इवैक्यूएट कर देंगे। हॉलो मेटालिक इवैक्यूएटेड, क्या है ये? हॉलो मेटालिक इवैक्यूएटेड चेम्बर्स, ठीक है। और ये दिखते हैं क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट डी जैसे, इसलिए इनको कहते हैं हम डीज। तो दीज आर हॉलो मेटालिक इवैक्यूएटेड चेम्बर्स, लुक लाइक इंग्लिश अल्फाबेट डी, इसलिए इनको कहते हैं हम डीज, यानी इसमें दो डीज होती हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, और ये बिल्कुल ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये हॉलो है, मेटालिक है, इवैक्यूएटेड है, बिकॉज दे लुक लाइक इंग्लिश अल्फाबेट डी, इसलिए इनको कहते हैं डीज। अब इन डीज को, अब जब आपको एग्जाम में इसका फिगर बनाने को आएगा साइक्लोट्रॉन, तो उसका एक्चुअल वो जैसा दिखता है वैसा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह का फिगर बनाएंगे। अब हम इसको यदि ऊपर से देखें तो ये डीज हमको इस तरह की दिखाई पड़ेंगी। ये मैं बना रहा हूं वो दो डीज, ये दो डीज सेमी सर्कुलर, क्योंकि हमने क्या किया था, उस डिब्बे को काट दिया था बीच से और थोड़ा सा उसमें गैप ला दिया था। तो ये इस तरह का हमको फिगर वहां बनाना पड़ेगा। इनका नाम मैं रखता हूं D1 और D2। तो ये D1 D2 क्या है? तो ये D1 D2 है डीज, हॉलो मेटालिक इवैक्यूएटेड चेम्बर्स, और इन दोनों को जोड़ देते हैं किसी हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर के साथ में। HF लिखा हुआ मिलेगा, HF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर।
ऑसिलेटर का मतलब ऐसा, ये ऑसिलेटर है। टाइम के साथ ये क्योंकि जुड़ा हुआ, इसके दोनों एंड्स जुड़े हुए हैं डीज के साथ में, तो होगा ये कि हाफ साइकिल में, इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की हाफ साइकिल में, पहली फर्स्ट हाफ साइकिल में यदि D1 पॉजिटिव है तो D2 नेगेटिव होगा, फील्ड होगी फ्रॉम D1 टू D2। और नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, D2 प्लस हो जाएगा हायर पोटेंशियल पर, D1 लोअर पोटेंशियल पर, फील्ड विल एक्ट फ्रॉम D1 टू D2 और फील्ड सिर्फ इस गैप में होगी ड्यू टू दिस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये मेटल के हैं चैम्बर्स, हॉलो मेटल है, और हमको मालूम है कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इधर गैप में एग्जिस्ट करेगी, और गैप में एग्जिस्ट करेगी और अपनी पोलैरिटी को लगातार हाई फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज करती रहेगी। तो ये दो डीज हो गई। अब इन डीज के साथ में हमको क्या करना है, तो इस डीज के ऊपर नीचे यहां से हमने रख दिया एक किसी परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमको प्रोड्यूस करनी है डीज के सराउंडिंग में। तो हमने क्या किया, नॉर्थ और साउथ पोल्स रख दिए कि ऊपर से जो मैंने दिखाया है ये किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, और इस तरह से ऐसी हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे। और उस मैग्नेटिक फील्ड का 3D डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम यदि ऐसा बोले कि हमने ये डीज के ऊपर लगा दी है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से नॉर्थ और नीचे से साउथ, तो हम यहाँ क्रॉस से भी इस फील्ड को शो कर सकते हैं। मतलब ये हमने बी क्या लगा दी है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो यही लिखना पड़ेगा कि इट कंसिस्ट ऑफ टू hollow semicircular metallic chambers called Ds, and these Ds are connected with a high frequency oscillator, and a strong magnetic field is applied perpendicular to the plane of Ds। इतना लिख देने से काम चल जाएगा। अब यहां हम उस चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस करेंगे जिसे हमें एक्सेलरेट करना है। अब वो चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा, जैसे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है तो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने मान लो उसको यहां प्रोड्यूस किया इस गैप में, और जिस समय वो प्रोड्यूस हुआ, when it takes birth the charge particle, होगा क्या उस समय, मान लो ये D1 है पॉजिटिवली चार्ज और ये D2 है नेगेटिवली चार्ज, तो होगा क्या, फील्ड होगी, कहां से कहां होगी, फ्रॉम D1 टू D2, D1 से D2 की ओर फील्ड काम कर रही होगी, और अल्फा पार्टिकल के आते ही से उस फील्ड में वो अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, यानी इधर एक्सेलरेट होकर मान लो वो किसी वेलोसिटी v1 से अंदर एंटर हुआ, सपोज, क्योंकि वो एक्सेलरेट हुआ है, जब वो प्रोड्यूस हुआ मान लो उसकी वेलोसिटी थी 0, पर फील्ड में आने की वजह से वो अल्फा पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होकर किसी वेलोसिटी v1 से उस D2 में एंटर होता है, और D2 में जब वो एंटर होगा तो फील्ड हमने लगा रखी है परपेंडिकुलर इनवर्ड, जैसे इस बोर्ड में अभी फील्ड कहां लगी हुई है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज है और वो v1 वेलोसिटी से अंदर घुसा D2 में, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आसानी से बता सकते हैं कि उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा और कहां आएगा, कितना आएगा फोर्स, तो फोर्स तो उसके ऊपर आएगा QVB, v1 वेलोसिटी से यदि एंटर हो रहा है, चार्ज उसका यदि Q है, फील्ड B है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हैं कि QV1B, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो 4 फिंगर से फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, मिडिल फिंगर से उसकी वेलोसिटी, तो फोर्स आएगा इन द प्लेन ऑफ डीज, इधर इस डायरेक्शन में। यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दें तो हम बोलेंगे y डायरेक्शन में आएगा, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, और फील्ड लगी हुई है z डायरेक्शन में, और उस फोर्स की वजह से होगा क्या, अभी एंटर हुआ है यहाँ v1 वेलोसिटी से, और उस वजह से पार्टिकल सर्कुलेशन करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा, और वो सर्कुलर मोशन करेगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2πm/qb, पर इसने क्योंकि हाफ रोटेशन किया है तो कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, πm/qb, मतलब इतने टाइम में ये पार्टिकल सर्कुलेट होगा इसमें,
और इस सर्कुलर मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा पर स्पीड चेंज नहीं होगी। यानी ये बाहर भी जब निकलेगा तो किस स्पीड से निकलेगा, तो हमको बोलना पड़ेगा कि ये v1 से बाहर आएगा गैप में, इतने टाइम में उसकी वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा एंड नॉट मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से इसने सर्कुलेट किया। आप जितने समय में ये हाफ रिवॉल्यूशन करके आया, इस फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने किया ये, इस फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इनिशियली क्या था, इनिशियली ये प्लस था D1 हायर पोटेंशियल, D2 था लोअर पोटेंशियल, फील्ड थी फ्रॉम D1 टू D2, एक्सेलरेट होकर अंदर आया। हाफ सर्कुलेशन के बाद जैसे ही वो यहां आएगा इस एंड पर, वैसे ही पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी। अब ये हायर ये लोअर होकर फील्ड हो जाएगी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फील्ड इधर हो जाएगी तो फिर वो एक्सेलरेट होगा और सपोज किसी हायर वेलोसिटी v2 ऐसे वो D1 में एंटर होता है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, और वेलोसिटी यदि बढ़ गई है तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि रेडियस r इज इक्वल टू होता है mv अपॉन qb। तो क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई है ये किसी ग्रेटर रेडियस के सर्कल में घूमेगा, पर टाइम तो अभी भी उसको इतना ही लगेगा, कितना, पाई m अपॉन qb। फिर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, v2 से वो इधर आया गैप में, अगेन द पोलैरिटी विल चेंज। अब ये फिर ये प्लस ये माइनस हो गया, तो वेलोसिटी फिर बढ़ी, किसी ग्रेटर वेलोसिटी से वो अंदर आया, फिर बड़े सर्कल में घूमा। इस तरह से ये इसमें सर्कुलेट होता रहेगा। इस तरह बार बार क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो गुजरेगा, बढ़ी हुई वेलोसिटी से अंदर आएगा, सर्कुलेट होगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी। इस तरह इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इन अदर वर्ड्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जा रही है। तो इस तरह बार बार होते 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 वो इतनी सारी एनर्जी गेन कर लेगा, और जब किसी आखिरी ऑर्बिट में घूम रहा होगा तब यहाँ एक विंडो लगी होती है, उस विंडो से उसे बाहर निकाल लेते हैं और फिर प्रोजेक्ट कर देते हैं, जहां पर भी उसको स्ट्राइक करना है उसको वहां ले जाते हैं। तो ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है। इसकी छोटी सी थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। क्या क्या याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाई है हाई ऑसिलेटर ने जो प्रोड्यूस की है, उसकी वैल्यू आप याद रखो 10⁴ वोल्ट होती है वो। इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसका जो प्रेशर है वो 10⁻³ mm ऑफ Hg होता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं, या तो उसे इवैक्यूएट कर देते हैं या फिर 10⁻³ mm का बहुत लो प्रेशर उसके अंदर रहता है। उसके अलावा थ्योरी में नंबर 1 तो ये याद रखो आप कि टाइम कितना लगता है उसको इस हाफ रिवॉल्यूशन में, आगे भी हमको काम आएगा। नेक्स्ट अब निकालेंगे हम उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ एनर्जी लिखा है तो भी हम समझ जाएंगे कि बात काइनेटिक एनर्जी की हो रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो जब ये आखिरी वाले सर्कल में घूम रहा होगा, लास्ट में उसकी पेरीफेरी के पास जो लास्ट उसका सर्कल होगा, ग्रेटेस्ट रेडियस, उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। हम मान लेते हैं कि वो आर मैक्सिमम है, लार्जेस्ट रेडियस आर मैक्सिमम है, करस्पॉन्डिंग टू इट उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्सिमम है। तो हम जैसा हम पहले करते थे डेरिवेशन में, क्या मालूम है हमको, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू होता है qvb। चार्ज पार्टिकल मान लो वो q है, v हमने बोला v मैक्सिमम qv, और मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है b। ऐसा करने पर हमको यहां से क्या मिल जाएगा, v मैक्सिमम। ये एक v मैक्सिमम कैंसिल आउट होता है, ये v मैक्सिमम मिल गया हमको। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आ गई, तो आ गई qb r मैक्सिमम अपॉन m के बराबर। और एक बार ये वेलोसिटी आ जाती मैक्सिमम वेलोसिटी के आने के बाद हम अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं इधर चला गया, k मैक्सिमम कितना होगा, तो k मैक्सिमम होगा ½ m v² मैक्सिमम, और v की वैल्यू यहां पर डाल देंगे, सॉल्व कर देंगे। ½ m क्या लिखूं मैं, q² b² r² मैक्सिमम अपॉन m², और एक m कैंसल आउट होकर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया, q² b²
आर स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन 2m, और ये आ गया हमारे पास के मैक्स का फॉर्मूला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। तो एक तो फॉर्मूला ये हमें याद रखना है, और सेकेंडली ये के मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया। अब टाइम पीरियड पर किसका? अब टाइम पीरियड ऑसिलेटर की बात हो रही है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर, टाइम पीरियड ऑफ वो जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की हमने बात की थी, उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, क्योंकि उसका इसके बनावट से कोई लेना देना नहीं है साइक्लोट्रॉन के, वो तो अलग एंटाइटी है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी और वो इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड होगी। तो कितना उसका टाइम पीरियड होगा ये हम जानना चाह रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो थोड़ा सा हमको यहां पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब ये हाफ रेवोल्यूशन में इसको टाइम कितना लगता है? ये लगता है पाई एम अपॉन क्यू बी, और मान लो कि ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है टी, तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि इसके आधे चक्कर में, इसका आधा जब रिवॉल्यूशन होगा उतने ही समय में इसको भी अपना आधा रिवॉल्यूशन कर लेना चाहिए, जितने समय में इसका आधा हाफ ऑसिलेशन होगा। आई मीन ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब ऐसा हुआ, तो जितने समय में इसका हाफ ऑसिलेशन हो, क्योंकि इतने समय के बाद ही तो ये पोलैरिटी चेंज होगी, ठीक उतने ही समय में इसको भी अपना हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। मतलब इसका हाफ कर लो, ये इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का आधा इसके हाफ रिवॉल्यूशन के टाइम के बराबर होना चाहिए। मतलब कंडीशन ये हो गई कि t/2 मस्ट बी इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी, और यहां से हमको इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा ऑसिलेटर का, वो कितना होना चाहिए? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इसका मतलब यह है कि वो ऑसिलेटर हमको चुनना ही ऐसा पड़ेगा, सिलेक्ट ऐसा करना पड़ेगा जिसका टाइम पीरियड इतना होगा, और इतना टाइम पीरियड होने पर ही ये स्टेप इन स्टेप रहेगा हमेशा। जैसे ये हाफ रिवॉल्यूशन करके आता है पोलैरिटी चेंज हो जाती है, फिर हाफ रिवॉल्यूशन, फिर पोलैरिटी चेंज। ऐसा होने के लिए ये जरूरी है कि ऑसिलेटर का टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी हो, जिसमें एम उस चार्ज पार्टिकल का मास, क्यू चार्ज, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ये टाइम पीरियड मिलने के बाद, एक बार टाइम पीरियड यदि मिल जाता है तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आराम से निकल आएगी। यदि टाइम पीरियड है तो हर्ट्ज में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इसका रेसिप्रोकल क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये हो गई हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी। और यदि आपसे बोलेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, तो वो ओमेगा की बात कर रहे हैं, ओमेगा सी, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ ये लिखा हुआ है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, और 2 पाई कैंसिल होकर ये कितना हो गया? क्यू बी बाई एम, और ये आ गई साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी के बराबर। और यहां ध्यान देने की बात यह है कि ओमेगा सी जो है वो टाइम पीरियड पर, आई मीन ओमेगा सी सॉरी वेलोसिटी पर और रेडियस से कैसा है? ये इंडिपेंडेंट है। मतलब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ना तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करती है और ना ही उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। और ये भी कभी कभी आपको प्रिंसिपल में लिखा हुआ मिलेगा। और ओमेगा जिस तरह आर और वी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये इसकी हुई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये आएगी किसमें? रेडियन पर सेकेंड में। टाइम पीरियड होगा सेकेंड में, ये होगा हर्ट्ज में। तो ये इसकी रिलेटेड थ्योरी हो गई। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, किन लिमिटेशंस पर ये काम करता है। तो लिमिटेशंस में सबसे पहली बात हमको ये ध्यान रखनी है कि इससे हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी तक किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं इसके लिमिटेशंस की। ये बात सही है कि इससे आसानी से लीनियर एक्सेलरेटर से तो ये बहुत अच्छा है, लीनियर एक्सेलरेटर के रिलेटिव तो इसमें हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी तक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा भी नहीं। लिमिटेशंस, अब इसको समझने के लिए
क्यों नहीं कर सकते बहुत हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी तक? तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो क्या कहती है कि किसी बॉडी का रेस्ट मास यदि m नॉट हो और यदि उस बॉडी को, उस पार्टिकल को किसी वेलोसिटी v से मूव करवा दें, पर ये वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल होनी चाहिए, तब उसका मास बदलकर m हो जाता है। m इज इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसमें m नॉट क्या है? m नॉट इज रेस्ट मास। मान लो अल्फा पार्टिकल की आप बात कर रहे हो तो अल्फा पार्टिकल का रेस्ट मास है, कितना होता है वो? 4 AMU। और v क्या है? तो v है उस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जिससे हम उसे मूव कर रहे हैं, पर ये वेलोसिटी c के कंपैरेबल होना चाहिए। कंपैरेबल मतलब तभी कुछ ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो अल्फा पार्टिकल को c वेलोसिटी से चला दें तो यहाँ c डालेंगे, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी 1, ये सब टर्म जीरो हो जाएगी, m नॉट बाय जीरो इज इनफाइनाइट, यानी उसका मास बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है, ये फॉर्मूला हमको ये बतलाता है कि मास जो है वो वेरी करता है। मास इज वेरिएंट, मतलब वेरी करता है किसके साथ? विद स्पीड। पर वो स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेबल होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट यदि 3 × 10⁸ है तो 332 मीटर ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ये बहुत कम है, ये साउंड की स्पीड, इसके सामने ये नेग्लिजिबल हो गई है। हम बात कर रहे हैं उस लिमिट पर जब ये बहुत आसपास हो, जैसे 3 × 10⁷ चल जाएगी, उतनी ज्यादा स्पीड से जब इसको हम चलाएंगे तो मास बदल जाता है। मास इज वेरिएंट, या मास वेरीज विद स्पीड। कहना हमको यह है कि वेलोसिटी के साथ मास चेंज हो जाता है, और यही समस्या यहां पर आएगी। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि स्मॉल t हाफ रेवोल्यूशन का टाइम कितना है उसका पार्टिकल का? πm/qb। और वो ऑसिलेटर का टाइम पीरियड कितना है? 2πm, इसका डबल 2πm/qb। ये उस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है, और ये ऑसिलेटर और वो पार्टिकल ये दोनों इन स्टेप है, दोनों के बीच में कंप्रोमाइज है कि जितने समय में ये पार्टिकल हाफ रिवॉल्यूशन करेगा इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अभी तो ऐसा है, इन केस उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ गई, इतनी हो गई कि वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल हो गई, तो होगा ये कि इस फॉर्मूले से उसका मास ही बदल जाएगा, और जैसे ही ये मास बदला वैसे ही उसके हाफ रिवॉल्यूशन का ये टाइम चेंज हो जाएगा, और इसके चेंज होने के बाद वो इसके साथ आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा। अब वो ठीक उसी समय पर क्या नहीं हो पाएगा? पोलैरिटी चेंज नहीं, क्योंकि इसको तो हम बदल नहीं पाए, ये बदल गया, मास बढ़ गया, ये टाइम बढ़ गया, और ये टाइम बढ़ गया तो ये इसके साथ अब सिंक्रोनाइज नहीं रहा, आउट ऑफ स्टेप हो गए। वो आउट ऑफ स्टेप हो गए तो आपकी ये मशीन जो है वो काम करना बंद कर देगी, या गड़बड़ पैदा हो जाएगी, या तो ये पहले ही आ जाएगा और या फिर पोलैरिटी पहले चेंज हो जाएगी इसके इस एज तक आने के पहले ही, तो आपका ये गड़बड़ हो जाएगा, आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा, सब काम खराब हो जाएगा। तो एक तो ये समस्या है कि उसको बहुत हाई वेलोसिटी तक हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो आप इसमें क्या लिखोगे लिमिटेशंस में? कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड अप टू हाई वेलोसिटीज। एक तो ये आपको लिख देना है। दूसरी बात क्या लिखोगे आप कि इलेक्ट्रॉन जैसा लाइट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हल्का पार्टिकल है, और हल्के होने की वजह से क्या होगा? हल्के होने की वजह से ये होगा, लाइट पार्टिकल है कौन? इलेक्ट्रॉन, और हल्के होने से ये होगा कि बहुत जल्दी उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये तो हम न्यूटन्स लॉ से भी जानते हैं, क्योंकि हल्का है, इनर्शिया कम है, तो जल्दी उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि उसका मास बदल जाएगा, मतलब मास बढ़ जाएगा, उसका ये स्मॉल t जो हाफ रिवॉल्यूशन का टाइम है वो बदल जाएगा,
तो कैपिटल टी स्मॉल टी के डबल होना चाहिए, वो जो सिंक्रोनाइजेशन था वो खत्म हो जाएगा, यानी ये हम इलेक्ट्रॉन को इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। दिस इज द अनदर लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक तो बहुत जो कॉमन सेंस भरी बात है वो ये कि अनचार्ज पार्टिकल्स को तो हम कर ही नहीं सकते। आप चाहते हो, कई बार आपने उसमें पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में कि न्यूट्रॉन को हम बम्बार्ड कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करने के लिए किसी और मशीन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता। तो अनचार्ज पार्टिकल्स को तो हम इससे कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, क्योंकि सब कुछ जो कहानी है वो तो उसके चार्ज पर ही डिपेंड है। चार्ज होगा तभी उस पर फोर्स आएगा, तभी सेंट्रीपिटल फोर्स होकर सर्कुलेट होगा एक्सेट्रा। तो चार्ज पार्टिकल्स को तो कर सकते हैं, अनचार्ज को नहीं कर सकते। और चार्ज पार्टिकल्स में से भी हैवी वाले जिनका इनर्शिया ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे लाइट पार्टिकल्स को इससे एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हुई। अब इसके यूजेस क्या हैं? तो इसके यूजेस में से नंबर 1, टू synthesize न्यू मेटीरियल्स और सब्सटेंसेस। ये मॉडर्न फिजिक्स में बात हो रही है। नए सब्सटेंसेस बनाने के लिए, उनको सिंथेसाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ट्रांसम्यूटेशन की बात चल रही है। टू क्रिएट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। ये आपसे पूछेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो सिर्फ आप टू सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स और सब्सटेंसेस टू क्रिएट न्यू रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। किस लिए? मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस के लिए, फॉर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए नए रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को बनाने के लिए। इसके अलावा बम्बार्डिंग के लिए तो हो गई, हमेशा ही यूज होगा, जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में टू बम्बार्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई। और ये बम्बार्डिंग क्यों करते हैं? तो स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने स्टडी किया एटम का स्ट्रक्चर टू बम्बार्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई। एंड दिस इज ऑल अबाउट cyclotron. Thank you.